हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है उसकी 4 क्लासें हमने कर ली है और आज हम लेकर आए 5वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउस मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। यानी जो हमारी 4 नंबर वाली क्लास थी उसमें हमें हाउस मैनेजमेंट यानी गाय और भैंस का जो हाउस मैनेजमेंट या फार्म कैसे बनाते हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई रखनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भेड़ और बकरी के हाउस मैनेजमेंट और जो पोल्ट्री हाउस मैनेजमेंट के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वह भी अपने जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट है उसके सिलेबस की जो संपूर्ण क्लासें और जो नोट्स है वह आसानी से देख सकें या बना सकें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाउसिंग ऑफ शीप एंड गोट्स यानी भेड़ और बकरियों के लिए आवास व्यवस्था, जिसका सामान्य विचार कम लागत वाली सामग्री से बने साधारण शेड भेड़ और बकरियों के लिए पर्याप्त होते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी के फर्श वाली शेड अधिकतर स्थानों के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा करना चाहिए। यह जो किसी क्षेत्र में क्या होता है कि मिट्टी का जो फर्श होता है वह केवल मिट्टी का बना होता है, तो ये वैसे तो सभी क्षेत्रों में ये सही विधि तो सही होती है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा बरसात होगी तो जो मिट्टी का जो फर्श है वहाँ पे पानी इकट्ठा होकर कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला है शेड को ऊंचे स्थान पर बनाएं ताकि पानी जमा ना हो। यानी हमेशा जो हाउस है जो फार्म बनाते हैं जो उसे हमेशा सामान्य जो भूमि की ऊंचाई है उससे थोड़ा उठे हुए भाग पर बनाना चाहिए। शेड के आसपास चारा देने वाले पेड़ यानी फॉडर ट्रीज उगाए जा सकते हैं जो बकरियों के लिए भोजन का अच्छा स्रोत हो। यानी बकरियों के लिए जो जैसे नीम का हो गया या बबूल हो गया, ये पौधे जो फार्म के चारों तरफ होने चाहिए। अगला स्वच्छ पानी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करें। पानी स्वच्छ पिलाना चाहिए अपने पशुओं को ताकि कोई बीमारी या ना हो। शेड का निर्माण उचित वेंटिलेशन के साथ किया जाना चाहिए। शेड की दीवारों में दरारें या छेद नहीं होने चाहिए। फर्श मजबूत और पानी सोखने की क्षमता वाला होना चाहिए ताकि इसे आसानी से साफ किया जा सके। यानी जो फर्श होता है वह पानी को सोखने वाला और मजबूत होना चाहिए। शेड का प्रकार पालन पोषण प्रणाली यानी सिस्टम और रेयरिंग पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे भेड़ और बकरियों के लिए शेड के प्रकार, जिसमें पहला आता है खुला शेड यानी ओपन टाइप हाउसिंग। इसमें क्या होता है कि जो शेड के होता है वो खुला होता है, ढके हुए क्षेत्र और खुले हुए स्थान के साथ शेड प्राप्त होता है। खुले स्थान को चेन लिंक से कवर किया जाता है। यानी चेन लिंक यानी जब धूप आती है तब इसे चेन लिंक ऐसा होता है कि उसे ढक देते हैं, और धूप यदि वहाँ पे पशुओं को आनी ज़रूरी होती है तो उसको हटा देते हैं। लिंक ढके हुए क्षेत्र का उपयोग रात में प्रतिकूल मौसम में आश्रय के लिए किया जाता है। शेड का पूर्व पश्चिम दिशा में निर्माण उपयुक्त होता है। यानी जो शेड होता है पशु या पक्षी मतलब जो से भेड़ और बकरी या गाय या भैंस का जो आवास होता है उसकी लंबाई जो होती है वह पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए ताकि पर्याप्त धूप लगे। और इससे क्या होता है कि पर्याप्त धूप लगे तो जो कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उचित वेंटिलेशन मिलता है और फर्श सूखा रहता है। घास फूस की छत सस्ती और टिकाऊ होती है, लेकिन संगठित फार्म के लिए एस्बेस्टस की चादरें बेहतर विकल्प है क्योंकि उनकी टिकाऊ अवधि अधिक होती है। और गेबल छत अधिक उपयुक्त होती है, जबकि छोटे शेड के लिए लीन टू प्रकार की छत उपयुक्त होती है। यानी ये कुछ जो छत होती है रूफ होती है उसके कुछ ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं या इस छत का उपयोग हमें करना चाहिए, ये बताया गया है। अगला टाइप आता है दैनिक चराई वाले शेड। यानी यदि पशुओं को दिन में चराई के लिए ले जाया जाता है और केवल रात को शेड में रखा जाता है तो छोटा ढका हुआ पर्याप्त क्षेत्र पर्याप्त होता है।
यानी यदि पशुओं को आप कहीं बाहर पहाड़ों पर या अपने खेत में कहीं चराने ले जा रहे हो और आप चाहते हो कि केवल उनको, जो पशु बकरी या भेड़ है, उनको रात में ही रखना है, तो हमेशा ढके हुए स्थान का प्रयोग करना चाहिए। गहन पालन, यानी यदि पशुओं को पूर्ण रूप से शेड में रखा जाए तो पेन या रन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। शेड का आकार और संरचना, यानी साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेड। शेड की लंबाई कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी जो शेड की लंबाई होती है उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वह 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 8 मीटर आदर्श चौड़ाई मानी जाती है इसे, लेकिन अधिकतम आप 12 मीटर रख सकते हैं, लेकिन 12 मीटर से आपको फार्म की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी है। अब हम पढ़ेंगे जो छत की ऊंचाई है वह कितने होने चाहिए। ईव की ऊंचाई 2.5 मीटर, रीच की ऊंचाई 3.5 मीटर और खुले स्थान के लिए चेन लिंक की ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए और ओवरहैंग की लंबाई 75 सेंटीमीटर या 1 मीटर होनी चाहिए। अगला है भोजन और पानी की व्यवस्था, यानी किस तरह से फार्म पर भोजन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अलग अलग फीडर और पानी के टैंक होने चाहिए। इन्हें क्या है कि पशु जब भी पानी पीते हैं तो उनके लिए अलग अलग फीडर, जिसे हम कहते हैं ठाण, वो होने चाहिए, और जो पानी पीने के लिए जो टंकी होती है वह भी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी आहार, यानी हरा चारा होना चाहिए, पानी को अलग अलग दिया जाना चाहिए। यानी हरा, हमेशा जो पशु होता है उसे ग्रीन फॉडर भी देना चाहिए आवश्यकता अनुसार, और वाटर के लिए अलग समय या अलग जगह होनी चाहिए उनको पानी देने के लिए। और भेड़ और बकरी के पालन की विभिन्न प्रणालियाँ, जिसमें पहले आती है विस्तारित प्रणाली। विस्तारित प्रणाली के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, जिसमें भेड़ और बकरियों को पूरे चारागाह में चरने के लिए छोड़ देना और पूरे मौसम तक वहीं रहने देना ही विस्तृत प्रणाली होता है। यानी किसी क्षेत्र में, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे ही वर्षा ऋतु चालू हुई, यहाँ पे घास उगा, तो बकरियों को यहाँ पे छोड़ दिया। जब तक कि वर्षा ऋतु ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे घास रहेगी, तब तक इन बकरियों को यहीं पे रखा जाता है। यह होती है विस्तृत प्रणाली। यह पद्धति में आहार लागत बहुत कम होती है, चारागाह के पूर्ण उपयोग की संभावना कम होती है, इसलिए घूर्णन चलाई विधि अपनाना अधिक उपयुक्त होता है। घूर्णन चलाई विधि क्या होती है, जैसे आपके पास 4 बीघा ज़मीन थी, अब आपको इसमें बकरियों को या भेड़ों को चराना है, तो एक तो आप इसमें पूरे एक साथ छोड़ दोगे बकरियों, उससे क्या होता है कि कुछ बकरियां खाएगी, कुछ नष्ट भी कर देगी, और वह कुछ समय के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए घूर्णन विधि में क्या होता है कि इसको एक एक बीघे में 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसमें बकरियों को छोड़ते हैं, तो इसमें जैसे ही 2 दिन या 5 दिन जितना समय लगता है, इसमें जो चारा पूरा ख़त्म होता है, फिर इसमें छोड़ते हैं, तो फिर इसमें छोड़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। जब इसमें आएगी तब इसमें वापस घास उग जाएगा, और फिर इसे घूर्णन होता रहता है। इसलिए इसमें क्या होता है, जैसे 4 बीघा ज़मीन है तो चारों में एक साथ नहीं छोड़ा जाता है, इसके जो भाग होते हैं वह बना लेते हैं अलग अलग, और एक एक करके मतलब क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें छोड़ते हैं बकरियों को। चारागाह में अस्थायी बाड़ों के भागों में विभाजित किया जाता है, वो मैंने जैसे बताया वही बात है। पशुओं को एक इस भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जाता है, और जब तक संपूर्ण चारागाह का उपयोग हो जाता है तब तक पहला भाग फिर से घास में से भर जाता है। परजीवी संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अधिकांश वर्ष गुणवत्ता वाला चारा मिलता है। इस प्रणाली में पहले बच्चों को चारा चराया जाता है, फिर बड़ों को भेजा जाता है ताकि बचा हुआ चारा खा सके। यानी इसमें क्या होता है कि पहले छोटे बच्चों, जो भेड़ और बकरियों के छोटे बच्चे होते हैं, उनको चराया जाता है, और बाद में जो बड़ी बकरियां होती हैं उनको भेजा जाता है, ताकि जो कुछ बचा कुछ घास है वो भी खा ले। और अब हम पढ़ेंगे अर्ध गहन प्रणाली। यानी अर्ध गहन प्रणाली विस्तृत और गहन प्रणाली के बीच संतुलन है। ये एक सीमित चराई के साथ निरंतरित की चराई की जाती है। इसमें भेड़ और बकरियों को आंशिक रूप से स्टॉल फीडिंग दी जाती है, और प्रतिदिन 3 से 5 घंटे चराई और ब्राउजिंग कराई जाती है। इस विधि की आहार लागत कुछ अधिक होती है। यानी इसमें क्या होता है कि किसी जो हरे घास वाला जो क्षेत्र या खेत है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसी में छोड़ दिया जाए। इसमें क्या होता है, उसमें चराया तो जाता है, लेकिन कुछ निश्चित समय के लिए उसमें बकरियों को छोड़ा जाता है, जैसे 3 से 5 घंटे। और अब पढ़ेंगे जो अर्ध गहन प्रणाली के लाभ क्या क्या है।
चराई और स्टॉल फीडिंग से पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 50 से 350 या अधिक भेड़ बकरियों के बड़े झुंड प्रबंधित किए जा सकते हैं। यानी जो 50 से लेकर 350 या इससे अधिक भी भेड़ बकरियों के जो झुंड होते हैं उन्हें भी इन्हें रख सकते हैं हम। रूखे मौसम में उगाए गए चारे का उपयोग किया जा सकता है। मांस और दूध उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं और कम श्रम लागत के कारण लाभदायक प्रणाली होती है। और अगला विधि है गहन प्रणाली यानी शून्य प्रणाली। इस प्रणाली में भेड़ और बकरियों की को लगातार आश्रय में सीमित रखा जाता है। उन्हें स्टॉल फीडिंग दी जाती है। यानी इनमें क्या होता है, भोजन खोजने के लिए पशुओं को खुले स्थानों पर नहीं छोड़ा जाता है। इसमें पशु को एक बंद मतलब जो फार्म होता है वहीं पर रखकर वहीं पर खाना खिलाना, वहीं पर पानी पिलाना, सब कार्य वहीं पर किया जाता है। पशु को स्वयं भोजन खोजने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखा जा सके। मध्यम आकार के झुंड 50 से 250 या अधिक वाले डेयरी बकरी पालन के लिए ये प्रणाली उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 37 से 45 बकरियां तक रखने की क्षमता होती है। यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि हम खड़े एक जगह खड़ी खड़ी बकरियों को चराएं तो भी हम 37 से 45 बकरियों को वहाँ पे रख सकते हैं। और अब इसके जो गहन प्रणाली है इसके लाभ क्या क्या है। एग्रो इंडस्ट्रियल उत्पादों का उपयोग चारे के रूप में किया जा सकता है। अधिक श्रम और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन पशुओं की निगरानी और नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। गोबर को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सकता है और अच्छे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी जो क्या होता है, बकरियां घूमेगी तो वो अपना गोबर है जो एक जगह तो स्थान एक जगह स्थित मतलब एक जगह नहीं करेगी, इससे गोबर भी आपको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब बकरियों या भेड़ों को एक जगह आप फार्म में ही रखेंगे तो वहाँ पे आपको गोबर एक स्थान पर एकत्रित किया जा सकता है और अच्छे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कम स्थान में अधिक संख्या में पशुओं को रखा जा सकता है। और अब हम पढ़ेंगे डीप लिटर शेड। यानी डीप लिटर शेड क्या होता है कि इसकी विशेषताएं क्या होती है कि इस पद्धति में मूंगफली के छिलके, गन्ने की पत्तियां और आदि जैसी लीटर सामग्री फर्श के लगभग 1 फीट की गहराई तक फैलाई जाती है। और पशुओं के मूत्र में और गोबर को लीटर सामग्री के साथ मिलाकर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो पशुओं का जो मूत्र और जो गोबर होता है उससे जो और जो मूंगफली के छिलके या गन्ने की पत्तियां, इन सब को मिलाकर एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लीटर सामग्री को हर 6 महीने से हटाना आवश्यक होता है। बरसात के मौसम में अत्यधिक गीलापन होने से अमोनिया गैस बनने का खतरा रहता है, जिससे बचाव करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऊंचे फर्श वाला शेड। ऊंचे फर्श वाला शेड क्या होता है कि इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें प्रारंभिक निवेश अधिक होता है। लकड़ी के फर्श वाले शेड में जमीन 3 मीटर ऊंचाई पर पशुओं को रखा जाता है। इसमें प्रणाली में श्रम लागत कम होती है और लेकिन चारे के उत्पादन के लिए अधिक सिंचित भूमि की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रणाली में क्या होता है कि श्रम लागत तो कम होती है, लेकिन जो चारे के उत्पादन के लिए अधिक सिंचित यानी पानी की व्यवस्था वाली भूमि होनी चाहिए। ऊंचे शेड स्वच्छ होते हैं और मूत्र और गोबर फर्श पर एकत्रित होता है, जिसे हर 6 महीने में हटाया जाना चाहिए। यानी जो ऊंचे फर्श होते हैं वहाँ पे ताज़ी हवा भी आएगी, इसलिए वो स्वच्छ जो ऊंचे शेड होते हैं उनमें भेड़ और बकरियाँ स्वच्छ रहती है, स्वस्थ रहती है। और जो गोबर और मूत्र वो नीचे इकट्ठा होता जाता है, इसे 6 महीने में हटा दिया जाता है। और अब हम जो बकरी पालन तो हमने कंप्लीट कर लिया, भेड़ और बकरी के हाउस मैनेजमेंट के बारे में हमने जान लिया। और अब हम जानेंगे पोल्ट्री हाउस मैनेजमेंट, जिसमें पक्षियों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाया जाता है और उन्हें अनुकूल जलवायु उपलब्ध करवाई जाती है। आसान और किफ़ायती संचालन सुनिश्चित करता है। नियंत्रित तरीके से वैज्ञानिक आहार प्रदान करता है। पक्षियों के पास उचित सूक्ष्म जलवायु स्थितियां बनाता है। रोग नियंत्रण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करता है और उचित निगरानी को सुनिश्चित करता है। यानी कुक्कुट पालन में क्या होता है कि जैसे कोई कुक्कुट मुर्गी है वो ऐसे भटक रही है, तो इसमें क्या होता है कुक्कुट पालन में क्या होता है कि जो अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियाँ उन्हें उपलब्ध कराई जाती है और उचित उनकी निगरानी की जाती है। और जो भी मुर्गियों में रोग होते हैं उनका भी नियंत्रण किया जाता है।
और स्थान इसमें जो पोल्ट्री हाउस होता है उसमें स्थान का चयन करना चाहिए। उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पोल्ट्री को आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। यानी जो पोल्ट्री, यदि हम पोल्ट्री फार्म खोलते हैं तो दो दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो वह हमारा जो रहने का स्थान है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, और दूसरा वह औद्योगिक क्षेत्र यानी कारखानों से भी दूर होना चाहिए। और इसमें उचित सड़क सुविधा होनी चाहिए, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अपेक्षा अपेक्षाकृत सस्ते मजदूरों की उपलब्धता होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्म को ऊंचाई वाली भूमि पर बनाया जाना चाहिए जहां जल भराव न हो। उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वह एक तो ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, और जो मजदूर होते हैं वे अपेक्षाक्रम कम सस्ते, मतलब उनका वेतन कम होना चाहिए, अच्छे आसानी से मिल जाए, और जो वेंटिलेशन की क्रिया है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्म का लेआउट, यानी छोटे पोल्ट्री फार्म के लिए विशेष लेआउट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल एक शेड होता है। मध्यम और बड़े पोल्ट्री फार्म में भवनों की स्थिति के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगला है कि आगंतुकों या बाहरी वाहनों को पक्षियों के पास जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यानी कोई बाहरी वाहन है और या कोई बाहरी कोई व्यक्ति है, उनको पक्षियों के पास नहीं जाने देना चाहिए। ताज़ी हवा को पहले ब्रूडर शेड से होकर फिर ग्रोवर शेड से और अंत लेयर में शेड से गुजरना चाहिए। चूजे और ग्रोवर शेड के बीच की दूरी 50 से 100 फीट होनी चाहिए, और ग्रोवर और लेयर शेड के बीच की दूरी 100 मीटर होनी चाहिए। यानी क्या होता है कि जो हवा आती है वो पहले ब्रूडर जो जो होते हैं उनके शेड में होनी चाहिए, फिर ग्रोवर शेड में जानी चाहिए, और फिर अंत में लेयर शेड में जानी चाहिए। और जो चूजे और जो ग्रोवर शेड के बीच की जो दूरी होती है वह 50 से 100 फीट होनी चाहिए, और ग्रोवर जो और लेयर शेड की जो बीच की दूरी होती है वह 100 मीटर होनी चाहिए। और अंडे भंडार कक्ष और कार्यालय कक्ष, चारा भंडार कक्ष को प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए ताकि पोल्ट्री शेड के आसपास लोगों की आवाजाही कम हो। यानी पोल्ट्री में क्या होता है, या तो आप अंडे बेचते हैं या मुर्गियों को बेचते हैं, इसलिए जो अंडा भंडार कक्ष है या मुर्गी को, मतलब मुर्गियों को आगे रखना चाहिए। और कार्यालय कक्ष और चारा भंडार हमेशा जो होता है वो हमेशा जो प्रवेश द्वार होता है, यानी फार्म के जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ रखना चाहिए, ताकि जो अनावश्यक लोग आते हैं वह आगे पक्षियों तक ना जा सकें। और कूड़ा निपटान गड्ढा और बीमार पक्षियों का कक्ष फार्म के सबसे दूर छोर पर बनाया जाना चाहिए। यानी एक तो कूड़ा निपटान गड्ढा होना चाहिए फार्म में, और जो बीमार पक्षी होते हैं उनके लिए अलग से कक्ष होना चाहिए जो कि अन्य पक्षियों से दूर होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के पोल्ट्री आवास, जिसमें पहले आता है ब्रूडर या चूजा घर। 0 से 8 सप्ताह के आयु तक का अंडा उत्पादन वाले चूजों को पालने के लिए ब्रूडर या चूजा घर बनाए जाते हैं। दूसरा आता है ग्रोवर हाउस, इसमें 9 से 18 की आयु तक अंडा उत्पादन करने वाले पक्षियों को पालने के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा आता है ब्रूडर कम ग्रोवर हाउस, इसमें पक्षियों को 0 से 18 सप्ताह तक पाला जाता है, ब्रूडिंग और ग्रोथ दोनों चरणों में। चौथा आता है लेयर हाउस, इसमें 18 सप्ताह से अधिक आयु के पशुओं को यहाँ पाला जाता है, आमतौर पर 72 सप्ताह तक। यानी 18 सप्ताह से लेकर जब तक पक्षी जो 72 सप्ताह तक हो जाता है तब तक उसे लेयर हाउस में रखा जाता है। और अगला आता है ब्रॉयलर हाउस, यानी ब्रॉयलर में मुर्गियों को यहाँ 6 सप्ताह तक की आयु तक पाला जाता है। और ब्रीडर हाउस में नर और मादा ब्रीडर्स को उचित लिंग अनुपात में रखा जाता है। और पर्यावरण नियंत्रित हाउस यानी ईसी हाउस, पक्षियों की वृद्धि के लिए पूरे वातावरण को नियंत्रित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पोल्ट्री आवास प्रणाली, यानी पोल्ट्री ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए उपयुक्त प्रणाली परिस्थिति, यानी तापमान कितना होना चाहिए ये सब हम पढ़ेंगे। जो तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो अपेक्षित आर्द्रता है 30 से 60% होनी चाहिए। अमोनियम स्तर 25 ppm से कम होना चाहिए। कूड़े की नमी 15 से 25% होनी चाहिए, और वायु प्रवाह 10 से 30 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पोल्ट्री आवास प्रणाली के प्रकार, यानी जो पोल्ट्री आवास प्रणाली होती है वह कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है। पोल्ट्री आवास प्रणाली के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिनमें पहला आता है मुक्त चराई प्रणाली यानी फ्री रेंज सिस्टम। दूसरा आता है अर्ध गहन प्रणाली सेमी इंटेंसिव सिस्टम। और तीसरा आता है कि अर्ध गहन प्रणाली, यानी यह तो सेमी
इंसेंटिव सिस्टम ये और गहन प्रणाली इंटेंसिव सिस्टम, ये तीन भाग है इसके। और गहन प्रणाली यानी जो गहन प्रणाली यानी इंटेंसिव सिस्टम है उसको भी निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में, जिनमें पहला है डीप लीटर प्रणाली, स्लेटेड प्रणाली, स्लेट कम लीटर प्रणाली और पिंजरा प्रणाली। अब हम सबसे पहले जानेंगे मुक्त चराई प्रणाली क्या होती है। ये प्रणाली केवल तभी अपनाई जाती है जब पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो जाता ताकि पक्षियों की भीड़ को रोका जा सके। यानी मुक्त चराई में क्या होता है कि भूमि अधिक होती है और पक्षियों की संख्या कम होती है। इससे क्या होता है कि पक्षियों में भीड़ जैसी संभावना नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं लगता है कि पक्षियों की भीड़ ज़्यादा हो गई है। इस प्रणाली में 1 हेक्टेयर भूमि में 250 वयस्क पक्षी रखे जाते हैं। एक प्रणाली में आश्रय, हरा चारा, भोजन, पानी और छाया प्रदान की जाती है। चूजे मुख्य रूप से खुद भोजन खोजकर भोजन का प्राप्त करते हैं। आश्रय के लिए आमतौर पर अस्थायी छतें बनाई जाती है जो लकड़ी के खंभों द्वारा समर्थित होती है। इन्हें जो चूजे होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं खोज कर खाते हैं। और जो आश्रय के लिए क्या होता है कि आमतौर पर छतें बनाई जाती है जो लकड़ी के खंभों से मतलब छत बनाई जाती है। फसल कटाई के बाद खेतों का उपयोग घुमावदार तरीके से किया जाता है। सभी प्रकार के पक्षियों को पाला जा सकता है। जैविक अंडा उत्पादन यानी ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए यह प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और अगला है कि जो इसके लाभ क्या क्या है, यानी मुक्त प्रणाली के क्या क्या लाभ है। इसमें पूंजी निवेश बहुत कम होता है, आवास की लागत न्यूनतम होती है और भोजन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि पक्षी घास के मैदान में अच्छा चारा कर सकते हैं। और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। और इसकी हानियाँ क्या क्या होती है कि वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना मुश्किल होता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम वैज्ञानिक जो मतलब पोल्ट्री में कोई भी वैज्ञानिक पद्धति दी गई है उसे अपनाना बहुत कठिन होता है इस प्रणाली में। यदि अंडे घने घास में दिए जाते हैं तो वह खो सकते हैं जब तक कि वे विशेष घोंसले न बनाए जाए। यानी कि इसमें क्या होता है कि पक्षी खुले खेतों में चरते हैं। यदि कोई पक्षी जो मुर्गी होती है वह घास में अंडे दे देती है तो वह अंडा मिले ऐसी संभावना बहुत कम होती है और वह अंडा वहीं पे पड़ा रहता है। जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की संभावना अधिक होती है क्योंकि मुर्गियां खुले में चरेगी तो जंगली जानवर उनका शिकार करने की संभावना अधिक रहती है। जंगली पक्षी रोग ला सकते हैं यदि उचित देखभाल न की जाए। यदि कोई जंगली पक्षी है जिसमें कोई रोग है तो वे हमारी जो फार्म की जो मुर्गी हैं पक्षी है उनमें भी वह रोग होने की संभावना रहती है। अगला प्रणाली अर्ध गहन प्रणाली। इस प्रणाली में पक्षियों को आधा समय शेड में और आधा समय खुले मैदान में रखा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि पक्षियों को कुछ समय के लिए खुले मैदान में छोड़ा जाता है और कुछ समय के लिए इन्हें बंद शेड में यानी जो शेड बनाया जाता है पोल्ट्री हाउस उसमें रखा जाता है। पक्षियों को रात में या आवश्यकता के अनुसार घरों में बंद किया जाता है और उन्हें खुले में घूमने की अनुमति दी जाती है। इस प्रणाली की सफलता खुले भाग की स्वच्छता बनाए रखने में निर्भर करती है। वेक्स पक्षियों के लिए 750 पक्षी प्रति हेक्टेयर के घनत्व दर होती है। इन्हें इसे जब भी आवश्यकता हो जैसे बारिश हो, ज़्यादा तापमान हो, ज़्यादा सर्दी हो तब तो इन्हें उस हाउस में रखा जाता है यानी उनके जो पोल्ट्री हाउस है उसमें रखा जाता है। और यदि मौसम साफ हो या उनके जो घूमने लायक मौसम हो तो उन्हें खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। वहाँ पे वे अपना भोजन स्वयं खोज कर अपना भोजन करते हैं। और इसका लाभ क्या क्या है कि मुक्त चराई प्रणाली की तुलना में भूमि अधिक आर्थिक उपयोग होती है। यानी जो भूमि का उपयोग है वह आर्थिक रूप से अधिक होता है। और पक्षियों को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों से सुरक्षा मिलती है। उसमें क्या होता है हर जलवायु में पक्षी खुले घूमते हैं। इसमें जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ या प्रतिकूल मौसम होता है तो उनको हाउस में जो पोल्ट्री हाउस है उसमें रख कर उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाती हैं। और इसकी हानियाँ क्या क्या होती है, बाड़ लगाने की लागत अधिक होती है क्योंकि इसमें जब भी पोल्ट्री हाउस बनाते हैं तो उसमें बाड़ लगाना ज़रूरी है, यानी बाउंड्री करना ज़रूरी है। नियमित रूप से सफाई और कूड़े को हटाने की आवश्यकता होती है। और अब हम पढ़ेंगे गहन प्रणाली। ये इस प्रणाली में पक्षियों को पूरी तरीके से शेड में पाला जाता है। यानी जो गहन प्रणाली है इसमें पक्षियों को बाहर नहीं छोड़ा जाता है, इसमें केवल उन्हें गहन जो पोल्ट्री हाउस है उसी में रखा जाता है। वहीं पे उनको दाना या चारा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है और वहीं पे उनका पानी दिया जाता है।
और ये आधुनिक पोल्ट्री उत्पादन के लिए सबसे प्रभावी और सुविधाजनक और काफ़ियती प्रणाली है। यानी ये आधुनिक पोल्ट्री जो हाउस मैनेजमेंट होता है उसकी तरह है ये। इसके लाभ क्या क्या है? न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि पक्षियों को जो एक बंद जगह पर रखा जाता है इसलिए भूमि की आवश्यकता बहुत कम होती है। और वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों आसानी से लागू की जा सकती है। और इसमें क्या होता है, जब भी कोई वैज्ञानिक पद्धति होती है तो वो पक्षी हमारे सामने होते हैं, ऐसा नहीं है कि खुले मैदान में। वह बंद पोल्ट्री हाउस में ही रहते हैं, इसलिए इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति हैं वो भी हम आसानी से अपना सकते हैं। इसकी हानि पक्षियों का प्राकृतिक व्यवहार प्रभावित होता है, बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि हम बंद जगह में रखेंगे, यदि एक पक्षी में कोई वायरल डिजीज लग गया तो वो धीरे धीरे सभी मुर्गियों में फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगला है पिंजरा प्रणाली। इस प्रणाली में पक्षियों को उठे हुए तार की जाली के फर्श पर छोटे छोटे कक्षों में पाला जाता है। ये पिंजरे या शेड के फर्श पर स्टैंड के साथ लगाए जाते हैं, ये छत से लटकाए जाते हैं। ये प्रणाली अंडा उत्पादन के लिए सबसे प्रभावी साबित हुई है। वर्तमान में विश्व में 75% व्यावसायिक लेयर मुर्गियों पिंजरों में रखी जाती है। भोजन और पानी की व्यवस्था पिंजरों के बाहर से की जाती है, सिवाय निप्पल वाटर के जिसे पाइपलाइन के माध्यम से लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सभी पक्षियों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है, मतलब जो हाउस पोल्ट्री हाउस होता है उसमें बंद जगहों पर रखा जाता है और उसमें भी अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। स्वचालित फीडिंग ट्रॉलियाँ और अंडा संग्रह बेल्टों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें सब कार्य ऑटोमेटिक किए जाते हैं। पक्षियों की बीट को ट्रे बेल्ट प्रस या गहरे गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, जो पिंजरों के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? न्यूनतम फर्श स्थान की आवश्यकता होती है, प्रत्येक मुर्गी से अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं, चारे की बर्बादी बहुत कम होती है या कम होती है, बेहतर चारा दक्षता प्राप्त होती है, और आंतरिक परजीवियों और मिट्टी से होने वाली बीमारियां से सुरक्षा मिलती है। यानी इसमें क्या होता है, मिट्टी मुर्गियों को टच ही नहीं करवाई जाती। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी से जो जीवाणु या कीटाणु से जो बीमारी होती है वह नहीं होती है। बीमार या अनुपयोगी पक्षियों की पहचान और उन्हें हटाना आसान होता है। स्वच्छ अंडों का उत्पादन होता है और अंडे खाने और चोंच मारने जैसी बुरी आदतें कम होती है। इन्हें कोई मुर्गी दूसरे का अंडा नहीं खा सकती है इसमें। और ब्रोनडिस अंडे सेने की आदत कम होती है और लीटर सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। वो कृत्रिम गर्भधान यानी आर्टिफिशियल इन्फेक्शनेशन को अपनाया जा सकता है। और इसकी हानियाँ भी है कुछ, वो क्या क्या है कि प्रारंभिक निवेश लागत बहुत अधिक होती है। यानी जब भी हम पोल्ट्री हाउस इस तरह का जो पोल्ट्री हाउस है वो चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो पहले वेतन अधिक लगता है, बीट को संभालना कठिन होता है और मक्खियों की समस्या अधिक होती है। अंडों में ब्लड स्पॉट्स की संभावना अधिक होती है। केज लेयर फटिंग नामक समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें पक्षियों को लंगड़ापन हो जाता है। ये एक बीमारी होती है जिससे पक्षियों का लंगड़ापन हो जाता है। ब्रोइलर में विशेष रूप से 1.5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पक्षियों में स्तन चाले यानी ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स की समस्या अधिक होती है। और अगला है कि पिंजरों के प्रकार कितने होते हैं, यानी पिंजरा प्रणाली में कितने प्रकार के पिंजरा होते हैं। जिसमें पहला आता है एकल पिंजरा, जिसमें केवल एक ही पक्षी को रखा जाता है। और दूसरा आता है बहुपक्षी पिंजरा, इसमें 2 से 10 पक्षियों को रखा जाता है। आमतौर पर 3 से 4 पक्षी इसमें रखे जाते हैं। और तीसरा आता है कॉलोनी पिंजरा, इसमें एक पिंजरे में 11 या 11 से अधिक पक्षी रखे जाते हैं। ये आपका जो टॉपिक था कि जो हाउस मैनेजमेंट है, पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक हाउस मैनेजमेंट, यानी जो हाउस प्रिंसिपल स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, ये आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। पिछली क्लास में हमने गाय और भैंसों के शेड के बारे में जाना था, इसमें हमने भेड़ बकरी और मुर्गी के जो हाउस मैनेजमेंट के बारे में जान लिया। और अगली क्लास में जल्द ही कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको जल्दी अगली क्लास आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।